Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. तो आज इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1.8 वॉकिंग टूवर्ड एक्सेलेंस इस चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर की समरी को समझ चुके हैं, मतलब शॉर्ट ओवरव्यू कर चुके हैं क्या है, लेकिन आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसा आपको पता ही है हम हर चैप्टर को कैसे पढ़ते हैं। ठीक, तुम लोग के सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो तुम लोग को दिख रहे हैं, ये जो जिनकी फ़ोटो है, अच्युत गोडबोले इनका नाम है। इन्होंने ही ये चैप्टर लिखे हैं, मतलब ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया है कि वो पहले एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में एक एकदम सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस को कैसे पाए, कोई भी इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और वो चीज़ को कैसे पाना चाहिए, वो सारी चीज़ उन्होंने इस चैप्टर में बताए हैं। और उन्होंने अपनी बचपन से लेके आज तक की पूरी जर्नी उन्होंने बताए है। तो एकदम इजी चैप्टर है, एकदम तुम लोग ऐसा समझो तुम्हारा कोई फ्रेंड कोई अपने बारे में लिख दिया है और तुम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हो। तो पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं यहाँ पे कि ये राइटर कौन है। तो अच्युत गोडबोले बॉर्न इन 1950 ईयर में ये पैदा हुए हैं। इज़ वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी एंड इंग्लिश। ये अपनी राइटिंग यानी अपने लेखक जो बुक्स किताबें जो लिखते हैं मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। He is a prolific writer in various genres and has produced numerous original works as well as adaptation of work from other languages into Marathi. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे राइटर है। ये अलग अलग टाइप के ड्रामास लिखते हैं, खुद के कोई ओरिजिनल होते हैं और खुद को दूसरे लैंग्वेज के होते हैं जिसको वो कन्वर्ट करके मराठी में ट्रांसलेट करते हैं। हिज राइटिंग स्टाइल इज़ इन्फॉर्मेटिव एंड येट वेरी इनफॉर्मल। इनकी जो लिखने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा जानकारी उसमें होती है और इनफॉर्मल भी होता है, यानी ऐसा लगता है कि कोई अपना फ्रेंड ही अपने को वो चीज़ सुना रहा है, ज़्यादा फॉर्मल एकदम बुकिश टाइप नहीं लगता है। ही बिकेम अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT मुंबई इन 1972। ये 1972 ईयर में IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग पास करे और केमिकल इंजीनियर बन गए। एंड हेडेड टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस इन कंपनी ऑफ अ ग्रेट रेप्यूट। और उसके बाद उन्होंने अपना करियर बनाए, बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कंपनीज़, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर जो कंपनीज़ होती है उसमें उन्होंने जो हेड पोजीशन होता है ना कंपनी का, एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट करना, उसमें इन्होंने क्या करे, काम करे हैं बहुत सालों तक। दिस ऑटोबायोग्राफिकल स्केच penned by Achyut Godbole depict his journey from a middle class boy to a famous writer। और ये जो तुम्हारा चैप्टर है जो कि क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है, ये खुद किसने पेन करे हैं, खुद किसने लिखे हैं, अच्युत गोडबोले यानी इन्होंने लिखे हैं। इसमें ये क्या बताते हैं, अपने खुद की जर्नी के बारे में बताते हैं कि वो कैसे एक मिडिल क्लास स्कूल बॉय से एक फेमस राइटर बन चुके हैं। ओके, ही वॉज अ सक्सेसफुल जनरल मैनेजर ऑफ पटनी कंप्यूटर सिस्टम। ही हेडेड मैनी अदर रेप्यूटेड कंपनीज एंड लेटर बिकम अ फेमस राइटर। मतलब वो बोल रहे हैं जब उन्होंने अपनी IIT से इंजीनियरिंग पास करे उसके बाद उन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ में काम करे एज अ जनरल मैनेजर और अलग अलग टाइप के रेप्यूटेड कंपनीज़ में उन्होंने काम करे और लेटर उसके बाद वो क्या बन गए, राइटर, जो कि हम आगे भी चैप्टर में देखेंगे। The present write-up discusses his quest for excellence, how he developed a thirst for knowledge. He discussed at length the ingredient essential of success and ways to achieve it. ये जो प्रेजेंट राइटअप यानी ये जो तुम्हारा चैप्टर है, द चैप्टर, ठीक है, द प्रेजेंट राइटअप की जगह तुम चैप्टर लिख सकते हो। चैप्टर डिस्कसेस कि वो एक्सीलेंस की तलाश में कैसे पहुँचे, क्वेस्ट मतलब तलाश, और उन्होंने कोई भी नॉलेज की प्यास को उन्होंने अपने अंदर कैसे जलाए या पैदा करे, और सक्सेस होने के लिए अपने पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, और सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन से तरीके अपने को अपनाने चाहिए, वो सारी चीज़ उन्होंने इस चैप्टर में क्या करे हैं, डिस्कस करे हैं। ओके, तो ये तुम लोग का था ये शॉर्ट का जो समरी होता है वो। अब देखते हैं चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले वॉकिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस। वॉकिंग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग जर्नी। एक्सीलेंस मतलब सक्सेसफुल, टूवर्ड्स यानी तरफ। तो सक्सेसफुल होने की तरफ जो हमारी जो लॉन्ग जर्नी होती है, ऑफ कोर्स भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो जाता है, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी एक जर्नी होती है जिसको राइटर ने क्या वर्ड से बुलाया है, वॉकिंग। तो वॉकिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस। तो राइटर भी आज एक सक्सेसफुल एक फेमस राइटर बन चुके हैं, उनकी भी एक अच्छी खासी लंबी जर्नी है उनकी लाइफ में। ठीक है, तो ये वो क्या करे हैं इस चैप्टर में अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद लिख कर बताए हैं। लॉन्ग जर्नी टूवर्ड्स एक्सीलेंस, लंबी यात्रा सफलता होने की तरफ। समझ जाओ बस। तो स्टार्ट करते हैं अब हम हमारा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, आई हैड अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग।
वी वर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। राइटर बोलते हैं कि जो मेरा पालन पोषण हुआ है, जो मैं बड़ा हुआ हूँ बचपन में, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम सिंपल नॉर्मल जो एकदम होता है उसी तरह से हुआ है। मैं एकदम एक सिंपल बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। जो हमारा घर था वो कैसा था? Our 300 square feet house did not even have basic amenities such as fan, a refrigerator, geyser, dining table और गैस स्टोव। बोलते हैं जो हमारा घर था वो 300 स्क्वायर फीट का था और वो घर के अंदर बेसिक चीज़ जो होती है, जो दूसरे घर में होती है, जैसे पंखा, फ्रिज, गीज़र, डाइनिंग टेबल, गैस, ये सारी चीज़ हमारे घर में नहीं थी। तो एयर कंडीशनर और कार को तो क्या कर दो, छोड़ ही दो, ठीक है, लीव अलोन एन एयर कंडीशनर और कार। अगर बेसिक चीज़ ही नहीं है तो ये बाकी की चीज़ कैसे रहेगी? इट वॉज ओनली वेन आई एंटर्ड द कॉलेज दैट आई गॉट टू वॉच एंड वी गॉट अ डाइनिंग टेबल एंड अ गैस स्टोव एट होम। बोले जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में जब मैं एंटर हुआ, उसी के बाद मैं पहली बार वॉच पहना, हम लोग ने डाइनिंग टेबल खरीदे और हमारे घर में गैस आया। नेवर दिलेस कल्चरली आई हैड अ रीच चाइल्डहुड। मतलब फाइनेंशियली तो वो थोड़ा वीक थे, फाइनेंशियली तो वो थोड़े गरीब थे, लेकिन कल्चरली वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। बचपन में उनका जो कल्चरली जो माहौल था वो बहुत ही अमीर था। कल्चरल मतलब जैसे हर कंट्री का कुछ ना कुछ कल्चर होता है ना, जैसे इंडियन सॉन्ग्स, इंडियन डांस, यूएसए अमेरिका के डांस और सॉन्ग से अलग होते हैं। तो वही बोल रहे हैं, ये तो फिर पोयम या लिखने का तरीका, हर कंट्री का कल्चर अलग होता है, राइट। तो वही है, बोल रहे हैं कि हमारा जो कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा रीच था। कैसे? पोएट्स जो थे, कौन कौन से? विंदा करंदीकर, मंगेश पाडवकर and Vasant Bapat used to visit our home, and for hours I could listen to the discussion about poetry and literature in Marathi and English। बोलते ये जो तीन लेखक, ये जो तीन पोएट के उन्होंने नाम बताए हैं, वो राइटर के घर में, अच्युत गोडबोले के घर में आया करते थे और घंटों तक वो लोग का क्या होता था, पोइट्री और लिटरेचर के ऊपर डिस्कशन होता था। मतलब अच्युत गोडबोले के जो फादर हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, वो लोग से लोग पोएट लोग आके बात करते थे। तो राइटर भी कहीं कोने में बैठ के ये सब बात सुनते होंगे, इसलिए राइटर को भी यानी अच्युत गोडबोले को भी ये सब डांस, इंडियन पोएम्स, इंडियन सॉन्ग्स, डांस की, म्यूज़िक की ये सारी नॉलेज होने लग गई थी बचपन से ही। इसलिए उन्होंने क्या लिखे है, आई वॉज रीच कल्चरली, ओके, इन चाइल्डहुड। दे यूज टू टॉक अबाउट केशव सूत, मार्धेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन एंड थॉमस हार्डी। आई डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड द डिस्कशन इन डेप्थ बट आई वॉज इमेंसली इम्प्रेस्ड। हो रहा है कि वो जो तीन जो ऊपर पोएट है लोग जो बात करते थे, वो लोग ये सारे लोगों के बारे में बात करते थे, और ये लोग तो और भी बड़े बड़े पोएट्स और राइटर है, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन, ये लोग की पोएम्स, लोग की जो अलग अलग राइट्स लिटरेचर थे, लोग के ऊपर बात करते थे। बोले उस वक्त मैं छोटा था, इसलिए वो सारे जो भी लोग डिस्कशन करते थे उसको मैं गहराई से नहीं समझ पाता था, लेकिन वो लोग जो कुछ भी बात करते थे उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, इम्प्रेस, इमेंसली यानी हद से ज़्यादा इम्प्रेस होता था, और मुझे अच्छा लगता था उन लोग की डिस्कशंस को सुनना। We also were lucky to have Pandit Kumar Gandhar, Bhimsen Joshi and Pandit Jasraj visit our place and talk about Indian music till late night or sometimes dawn। फिर बोल रहे हैं ये सब के अलावा भी और कौन कौन से लोग उनके घर में आते थे। ये जो यहाँ पे नाम लिखे हैं, कुमार, पंडित भीमसेन, ये सब लोग राइटर के घर में आते थे और किस चीज़ के बारे में बात करते थे, लेट नाइट तक, और कभी कभी तो डॉन तक। डॉन मतलब सूरज जब सुबह उगता है उसको बोलते हैं, सनराइज का जब टाइम होता है, उस टाइम तक इंडियन म्यूज़िक के ऊपर डिस्कशन चलता रहता था। दिस इज़ हाउ एंड वाई आई डेवलप्ड माई इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड म्यूज़िक ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। और बोले इसी की वजह से, ये सारी चीज़ की वजह से ही मेरा जो इंटरेस्ट था वो लिटरेचर और म्यूज़िक की तरफ आ चुका था जब मैं स्कूल में था। एंड इवन टुडे डोंट अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ म्यूज़िक बट आई बिगेन टू लव इट ट्रेमेंडसली सिंस देन। म्यूज़िक के अंदर जो ग्रामर्स का यूज़ होता है वो मुझे पहले भी नहीं समझता था और ना ही आज समझता है, लेकिन फिर भी मैं म्यूज़िक से, लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ट्रेमेंडसली मतलब हद से ज़्यादा, टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन एट आवर होम वेर अबाउट म्यूजिक, लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा। बोले ज़्यादातर कौन कौन से टॉपिक पे हमारे घर में डिस्कशंस हुआ करता था, ये सब
music, literature, painting, etc. I could listen to the discussion about Van Gogh, Mozart, Michelangelo, etc. ये तीनों लोग भी कौन थे? पेंटर, राइटर, स्कल्पचर, ये सारे लोग थे। तो इसकी वजह से ही क्या होता था, राइटर के दिल में ये सारे टॉपिक्स के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने लगा था स्कूल टाइम से, जब वो छोटे थे। It was because of such a milieu around me that I had a firm belief, which I still hold, that all arts are equally, if not more, important in our life than science or technology. बोले और ये सब चीज़ों की वजह से ही जो डिस्कशन होता था उससे बहुत सारी टॉपिक्स मुझे पता चलती थी। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ आज भी कि जो हमारे अंदर की जो आर्ट्स है, यानी म्यूज़िक, लिटरेचर, स्कल्पचर, पेंटिंग, ये सारी चीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी को हम मानते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग आर्ट को कम समझते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा समझते हैं, तो वैसा नहीं बोलते कि सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट, सारी फील्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आई हैड लर्न फ्रॉम माई चाइल्डहुड दैट मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन लाइफ। और बोले कि मैं ये चीज़ बचपन से ही सीख चुका था और जान चुका था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। इट इज़ नेसेसरी, बट इफ़ एट ऑल देर इज़ समथिंग विच एनरिचेस अवर लाइफ एंड पुट मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस, इट इज़ द आर्ट्स, म्यूज़िक एंड लिटरेचर। बोले कि जो पैसा है, जो मनी है, वो सिर्फ एक ज़रूरी चीज़ है, एक नेसेसिटी है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को एनरिच करती है, हमारे माइंड को डाइवर्सिफाई करती है, हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करती है, हमको एज ए ह्यूमन और एज अ ह्यूमन हमको बहुत अच्छा इंसान बनाती है। वो क्या है? आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें। ये सारे सब्जेक्ट की जितनी जानकारी अपने को होगी उतने ज़्यादा नॉलेजेबल अपन बनेंगे। This is not to say that I did not like science or mathematics. In fact, I loved this subject. बोले कि अभी मैं आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर की इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे साइंस और मैथ सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते, बल्कि सबसे ज़्यादा तो यही दो सब्जेक्ट से मैं प्यार करता था। However, I did not study them only for scoring maximum marks in the examination. बोले कि लेकिन ये जो दो सब्जेक्ट है इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कूल में लाना इसके लिए नहीं पढ़ता था कि एग्ज़ाम हो रहा है तो मैक्सिमम मार्क्स लाओ और फिर क्या सिलेबस था एग्ज़ाम के बाद भूल जाओ। ऐसा नहीं करता था मैं क्या करता था? आई यूज़ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट्स और एनी सब्जेक्ट फॉर डेट मैटर फॉर इट्स इनहेरेंट ब्यूटी। बोले कि मैं ये सब्जेक्ट्स और भी दूसरे सब्जेक्ट कैसे पढ़ता था? मैं ये जानने की कोशिश करता था कि ये जो सब्जेक्ट्स है हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने को अलग अलग चीज़ सिखाता है और बताने की कोशिश करता है। इकोनॉमिक्स में अलग टॉपिक होती है, साइंस के अंदर अलग चीज़ हम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के अंदर अलग पढ़ते हैं, लैंग्वेज के अंदर अलग पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर अलग चीज़ पढ़ते हैं। तो राइटर क्या करते थे? इनहेरेंट ब्यूटी, सब्जेक्ट की इनहेरेंट ब्यूटी मतलब वो सब्जेक्ट का बेस, वो सब्जेक्ट का फाउंडेशन को पढ़ते थे कि ये सब्जेक्ट है क्या, ये किस बारे में है। I found Newton's law of motion beautiful and Pythagoras theorem elegant. और बोले कि न्यूटन्स का जो लॉ है सबको पता है, साइंस के अंदर है, वो राइटर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ब्यूटीफुल लगा, और जो पाइथागोरस थ्योरम होता है मैथ्स में वो एलिगेंट लगा, यानी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और अच्छा। वो ऐसे बोले हैं अपनी लैंग्वेज में। आई लव्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड व्हेन आई वाज इन 7th। मैं ये सब सम्स मुझे सॉल्व करना बहुत पसंद था, और जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था उस वक्त मैं 9th स्टैंडर्ड के सम सॉल्व किया करता था, नॉट टू शो ऑफ बट जस्ट बिकॉज आई यूज टू गेट इन्वॉल्व इन सॉल्विंग देम। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि मुझे सम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं अपने सिलेबस के अलावा भी दूसरे स्टैंडर्ड्स के सम सॉल्व करने लगता था। I used to love problem solving and used to enjoy finding out the most elegant method of solving them. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था प्रॉब्लम सॉल्व करना, और मैं अलग अलग तरीके ढूंढता था एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। Obviously, these problems were not a part of the curriculum, but I enjoyed the whole process. बोले ऑफ कोर्स जो मैं सम सॉल्व करता था वो हमारे सिलेबस में नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी मैं उसको सॉल्व करता था क्योंकि मुझे प्रोसेस अच्छा लगता था। मैं जो सम सॉल्व करता था स्टेप बाय स्टेप, फिर उसका आंसर आना, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद था, उसको मैं एंजॉय करता था।
मैं ये नहीं देखता था कि वो चीज़ मेरे सब सिलेबस में है या नहीं। तो इसलिए यहाँ पे बोले हैं मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तो 9th स्टैंडर्ड के सम सॉल्व करता था। दिस एटीट्यूड ऑफ लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स और एग्जामिनेशन एंड टू सीक जॉय इन सॉल्विंग एनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम हेल्प मी टू डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। और बोले ये जो मेरा एटीट्यूड था कि मार्क्स के और एग्जामिनेशन के बाहर निकलना और जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, सम सॉल्व करने होते हैं, वो प्रोसेस को इन्जॉय करना, ये सारी चीज़ ने मुझे क्या क्या चीज़ के लिए हेल्प करी, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आ गया। मतलब जो भी चीज़ मेरे सामने आती थी, जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने आती थी, मैं उसको फटाक से सॉल्व कर लेता था। विच केम हैंडी व्हेन आई अपीयर्ड फॉर IIT एंट्रेंस JEE बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। बोले कि ये जो मेरी चीज़ थी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये मुझे IIT का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है JEE, उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आया, क्योंकि ये एग्ज़ाम पूरा का पूरा कम्प्लीटली किस पे बेस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में। बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, जो जितना बच्चा फास्ट सॉल्व करेगा उतने ज़्यादा उसको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना होता है। एंड द एबिलिटी टू थिंक नॉट ओनली लॉजिकली बट क्विकली एंड रैपिडली, वही है कि लॉजिकली सोचना तो है लेकिन फास्ट और जल्दी जल्दी। I scored 100 marks in maths in almost all the examination that I appeared from my first standard until IIT, bearing only a few exam। बोले कि मैं बचपन से लेके आज तक, यानी मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अपने IIT के एग्ज़ाम तक, एक थोड़े बहुत एक दो एग्ज़ाम को छोड़ के मैंने हमेशा मैथ सब्जेक्ट में मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। I stood 16th in the SSC board at that time। This examination was for the, यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम लोग का जो 10th स्टैंडर्ड होता है महाराष्ट्र का एग्ज़ाम, उसको SSC बोर्ड अपन बोलते हैं, तो उसमें उनका 16th रैंक आया था। ठीक है, महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे लोग 10th स्टैंडर्ड में बैठे होंगे उनके ईयर में, उसमें से 16th रैंक उनका आया था। एंड आई स्टूड फर्स्ट इन यूनिवर्सिटी इन ऑल सब्जेक्ट पुटिंग टुगेदर। बोले कि जब मेरा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया तो सारे सब्जेक्ट को मिला के मैं फर्स्ट रैंक आया था। Those days you could get an admission into IIT without the entrance test if you had secured the first rank in the university। बोले कि उस ज़माने में अगर तुम यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक आए हो तो तुमको IIT में एडमिशन मिल जाएगा बिना एंट्रेंस दिए। Therefore, I did not have to appear for the entrance test to get the admission into IIT, but nobody in the Solapur told me about it। बोले कि इसलिए मुझे तो मैं तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया था, इसलिए मुझे IIT एग्ज़ाम में नहीं बैठना चाहिए था IIT में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन बोले जहाँ मैं रहता था वहाँ पे ये चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। फॉर आई डाउट इफ़ एनीबडी इन सोलापुर इवन न्यू अबाउट दिस रूल। बोले किसी ने मुझे बताया भी नहीं और शायद किसी को पता ही नहीं होगा, इसलिए मुझे नहीं बताया कि तुम तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हो, IIT एग्ज़ाम तुम नहीं दोगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम JEE का, तो भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए उनको पता नहीं था उस वक्त, तो इसलिए वो IIT के JEE एग्ज़ाम में बैठ गए, अपीयर्ड हुए, एंड आई सिक्योर्ड अ वेरी गुड रैंक इन द सेम, और उनका बहुत अच्छा रैंक आया उस एग्ज़ाम में। आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इनटू IIT बट माई जॉब वॉज शॉर्ट लिव्ड। बोले कि जब मेरे IIT में एडमिशन हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वो मेरी खुशी थोड़े टाइम के लिए ही थी, शॉर्ट लिव्ड। एट सोलापुर आई हैड नॉट सीन एनी बिल्डिंग विच वॉज मोर देन 3 स्टोरीड। बोले जो मैं अपनी जो जगह सोलापुर में रहता था वो जगह में मैंने आज तक 3 माले की, 3 फ्लोर से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं देखा था। लेकिन मुंबई में IIT किधर था, मुंबई में, तो मुंबई शिफ्ट हो गए थे। मुंबई हाउएवर वॉज फुल ऑफ स्काई स्क्रेपर्स। लेकिन मुंबई में जब आए तो पूरा मुंबई क्या चीज़ से भरा हुआ था, स्काई स्क्रेपर्स, यानी लंबे लंबे टावर्स, 15-15, 20-20 माले के। At IIT, most of the students and professor used to converse in English, whereas my English was very poor। बोले कि और IIT में, ठीक है, IIT बोलेंगे तो समझ आना, वो जब ये न्यू कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं JEE एग्ज़ाम देने के बाद, बोले वहाँ पे मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे और जो टीचर्स प्रोफेसर थे वो लोग एक दूसरे से इंग्लिश में कन्वर्स करते थे, कन्वर्जेशन करते थे, बातचीत करते थे। लेकिन जो मेरी इंग्लिश थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। आई हैड माई एंटायर एजुकेशन इन मराठी, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन बचपन से लेके आज तक हुआ है वो मराठी मीडियम में हुआ है। मैंने मराठी मीडियम में सारे सब्जेक्ट पढ़ा हूँ और बोला भी हूँ। माई स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक, और मेरी जो बोलने वाली इंग्लिश होती है, जो हम स्पोकन इंग्लिश जिसको बोलते हैं, वो तो हद से ज़्यादा कैसी थी, पैथेटिक, यानी हद से ज़्यादा ख़राब। Not only did I have a very weak vocabulary, but my pronunciation also was terrible and my construction of English sentence was very awkward to say the least। बोले कि सिर्फ मेरी जो वोकेबलरी होती है, मतलब बेसिक जो ग्रामर होता है, वो तो वीक था ही, प्लस मेरा प्रोनाउंसिएशन भी ख़राब था, प्लस मेरा इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं, इंग्लिश सेंटेंस जब बोलते हैं तो एक
लंबा वाक्य बनाना पड़ता है ना अलग अलग वर्ड्स को लेके, तो वो तो और ही ऑकवर्ड था। अगर मैं कैसा बोलूँ, एकदम कम से कम बोलूँ तो ऑकवर्ड में बोल सकता हूँ, यानी हद से ज़्यादा ख़राब था। ड्यू टू ऑल दिस आई वॉज फीलिंग क्वाइट लोनली एंड टेरिफाइड इन मुंबई इन जनरल एंड IIT इन पर्टिकुलर। बोले ये सारी चीज़ों की वजह से मैं क्या हो रहा था, IIT में मुंबई में अपने आप को अकेला और थोड़ा डरा डरा पा रहा था, और IIT में पर्टिकुलर मतलब IIT में अकेले वो ऐसे इंसान थे ना जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि उनको छोड़ के बाकी सब लोग कैसे थे, इंग्लिश बोल रहे थे, तो IIT में अकेले वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। I had developed an inferiority complex and wanted to run away from IIT and even Mumbai। और बोले सिर्फ इसकी वजह से क्या हो गया था, मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था, यानी दूसरों से अपने आप को कम समझना, ये राइटर गोडबोले के अंदर डेवलप्ड हो रहा था। और इसकी वजह से वो क्या सोच रहे थे, मैं IIT छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं मुंबई छोड़ के चले जाऊंगा अपने फिर से सोलापुर। One day I was sitting at my mess table in the hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me। बोले एक दिन मैं अपने